कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुज़रने पाती तो शादाब भी हो सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जिस्म का मुक़द्दर है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। इस सुंदर नज़्म को लिखने वाले थे साहिल लुधियानवी, और साहिल लुधियानवी पे बहुत सुंदर सी किताब आई है, ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, साहिर का प्रामाणिक ज़िंदगी नामा। और इस किताब को लिखने वाले राजेश बादल जी आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले इस सुंदर सी एक बहुत अच्छी प्रामाणिक जीवनी लिखने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद ब्रजेश जी। आपने इस किताब की शुरुआत में ही लिखा है कि साहिर पर बहुत लिखा गया है। फिर जब इतना लिखा गया है तो फिर आपने साहिर पर लिखने की क्यों ठानी? ये सच है कि साहिर पर बहुत लिखा गया है, लेकिन जो लिखा गया है वो नहीं लिखा गया है जो लिखा जाना चाहिए था। साहिर पर लिखा गया है क्योंकि अमृता प्रीतम के साथ उनका रिश्ता कैसा था, साहिर पर लिखा गया कि वो फिल्मी गीतकार कैसे थे, लेकिन उन हालातों के बारे में, उन कहानियों के बारे में, उन परिस्थितियों के बारे में नहीं लिखा गया जो अब्दुल हई नाम के बच्चे को साहिर लुधियानवी बनाती हैं। और मैं चाहता था कि पहली बार इन सारी कहानियों को समेट कर एक जगह ले आऊं, और इसमें मुझे 16 साल लगे। क्या बात है। और आप जैसे कि आपने बताया, साहिर लुधियाना के रहने वाले थे, लाहौर भी गए, फिर वापस मुंबई लौटे, तो आपने भी पाकिस्तान की यात्रा की इसके संदर्भ जुटाने के लिए? पाकिस्तान तो नहीं जा पाया, लेकिन मुझे ये फ़ख्र है कि मैंने उन लोगों से घंटों बतियाया है जिन्होंने लाहौर में पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में जो बाद में पाकिस्तान बना, उसमें साहिर के साथ बहुत समय बिताया। जैसे एक थे हमीद अख्तर जी, बहुत ही उनके लंगोटिए थे, और हमीद अख्तर ने मुझे ऐसे ऐसे किस्से सुनाए 2010 में, 11 में, और बाद में उनका इंतकाल हो गया। तो जो पहला प्रामाणिक पहली जो जानकारी मिली वो हमीद अख्तर से मिली। दूसरी एक अमर वर्मा साहब थे, पब्लिशर थे, अभी हाल में इस किताब का उनको भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। इस दरमियान वो भी हमारा साथ छोड़ गए। तीसरे लुधियाना में आज भी डॉक्टर केवल धीर रहते हैं। 49 साल तक उन्होंने जश्न साहिर किया है, तो उनसे बहुत, क्योंकि साहिर उनके भी लगभग 40 साल तक बहुत ही लंगोटिए या ख़ास करीबी दोस्त रहे, तो उनसे भी हमें जानकारियाँ मिली। और भी कुछ लोग थे जो उनके संपर्क में आए और उन्होंने उनके बारे में बताया। मगर जिस तरीके से साहिर का जो पूरा बचपन था उस दौर में गुजरा, जब हम आज़ाद हो रहे थे, आज़ाद होने के बाद फिर जब आज़ाद हुए तो वो वाला दौर भी उन्होंने देखा। तो इस किताब में मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने उस बहाने उस दौर को भी बहुत अच्छे से लिखा है कि कैसे देश दुनिया में, हमारे देश में खासकर बंटवारे की जद्दोजहद चल रही थी, आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, कैसे साहिर जो प्रगतिशील कवि थे उन पे नज़र रखी जाती थी, उन पे कॉलेज पे भी उन पे पाबंदी लग रही थी, उनको एक बार कॉलेज से निकाल भी दिया गया था। तो ये प्रगतिशीलता थी साहिर की, तो वो कहाँ से उसकी नींव पड़ी? देखिए, वो एक दौर ऐसा था। देखिए, 1921 में साहिर का जन्म होता है, 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड होता है, और उसके पहले आप देखें तो 1915 से 20 का दौर ऐसा है। पहला गदर 1915 का नाकाम होता है। करतार सिंह सराभा जो सरदार भगत सिंह का प्रेरणा स्रोत था, उसको फांसी होती है, उसको मिलाकर के कई लोगों को फांसी होती है। तो वो जो देश में एक खौफ का माहौल था, उसने लगभग हर उस बच्चे को प्रभावित किया, उसकी चेतना को जगाया जो उसके बाद पैदा हुए, क्योंकि इनका असर कई साल तक था। जैसे 1919 के जलियांवाला बाग की बात मैं करता हूँ, तो 1928-30 के बाद जो हुआ, और उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध जिसमें भारत को बेवजह घसीट लिया गया, तो साहिर ने तो करीब करीब बालिग आंखों से, क्या 25-26 साल के जवान थे जब उन्होंने आज़ादी देखी, लेकिन जो दौर उन्होंने देखा वो दौर अब लौट के तो नहीं आ सकता, लेकिन उनके लेखन में हम सारी चीज़ें देखते हैं। यही मेरा ख्याल था कि जिन्होंने इन हालातों ने उन्हें साहिर बनाया। मगर जिस तरीके से उन्होंने एक प्रगतिशील आंदोलन शुरू किया, लगातार लिखते रहे, और उनकी जो फिल्मी गीत हैं, गीत तो उन्होंने बाद में लिखे, पहले नज़में लिखी,
ताजमहल जैसी नज़्म लिखी जिसमें एक गरीब मजदूर का दर्द भी सामने लाए। तो ये तमाम चीज़ें जो थी उनको क्या उस वक्त और लोग नहीं लिख रहे थे? क्या इसलिए शायर ज़्यादा पहचाने जाने लगे? देखिए, जिस वक्त साहिर उर्दू अदब के आसमान में आए, छाए, उस वक्त फैज़ साहब, मजाज साहब, इन लोगों की तूती बोल रही थी और इकबाल जा चुके थे। तो कैफी आज़मी थे। हाँ, कैफी आज़मी उनके समकाल के थे, तो लगभग उसी दौर में सब साथ में थे। लेकिन सोच सबका एक था कि ग़ुलामी के ख़िलाफ़ संघर्ष करना है। तो जो आप कह रहे हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ या प्रगतिशील लेखन की जो नींव पड़ी, वो इसलिए पड़ी कि अपने अपने तरीके से उस दौर का हर जर्नलिस्ट, हर लेखक, हर शायर, हर कवि एक तरह से प्रगतिशील होता था और आज़ादी के लिए अपने ढंग से अपना योगदान दे रहा था, और यही उनके लेखन का मूल आधार था। तो शाहिर की जो निजी ज़िंदगी थी उसका उनकी शायरी पे कितना असर पड़ा? कैसे आपने उसको देखा है? देखिए, मैं बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जब मैंने कहा था कि वो कौन से हालात थे कि अब्दुल हई को साहिर लुधियानवी बना गया, कैसे बना वो? साहिर के पिता अंग्रेज़ों के चमचे थे, साहिर के पिता ज़मींदार थे, साहिर के पिता बड़े ही सामंती मिजाज के थे, और इस्लाम तो वैसे 3 बीवियों की इजाज़त देता है। उनके हरम में 12-13 पत्नियां थीं, बीवियां थीं। तो जो साहिर की माँ थी वो कश्मीर से आई थी और उनके पूर्वज गुर्जर थे। तो वो लाए थे अपने हरम में एक महिला को बढ़ाने के लिए, तो उनके साथ, उनकी माँ के साथ व्यवहार भी वैसा ही था। लेकिन जब साहिर घर में आया, ये भी एक संयोग था कि पुरानी बीवियों के साथ उनको कोई बच्चा नहीं था। जी। तो साहिर जब आए तो ये साहिर को पढ़ाना नहीं चाहते थे, साहिर की माँ वो उनको पढ़ाना चाहती थी। इस बात पर दोनों में मतभेद हुआ, मामला अदालत तक गया। वहाँ अदालत में फैसला साहिर की माँ के पक्ष में हुआ। साहिर की माँ ने अपने जेवर बेच के साहिर को पढ़ाया, और साहिर के पिता ने धमकी दी कि अगर अब तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, जब वो कोर्ट में हार गया तो उसके बाद साहिर की माँ ने गार्ड तैनात किए अपने जेवर बेचकर। तो एक अद्भुत इतिहास है कि एक माँ किस तरह से कुर्बानी। और उस जमाने में मेरी माँ अपनी बेटी की सिर्फ पढ़ाई के लिए इतना विद्रोह करती है, अपने परिवार से हटती है, पति के खिलाफ इतना कानूनी लड़ाई लड़ती है, तो एकदम नई बात है जो आज के ज़माने में देखने को नहीं मिलती। मगर आप क्या मानते हैं, शायर जो थे, शायर थे, गीतकार थे, सामाजिक चिंतक थे, या विद्रोही धारा के कवि? मैं जिस साहिर का जो एक कंपोजिट रूप देखता हूँ, उसमें जो आपने शब्द इस्तेमाल किए हैं वो सारे के सारे रूप पाता हूँ। देखिए, उम्र उनकी 20-22 साल की, और ये एक रूमानी लोक में ले जाता है इंसान को। मतलब इश्किया दास्तानें भी आती हैं, भावनाओं का ज्वार चरम पे होता है। आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो क्रांतिकारियों के साथ थे, लड़कियों से दोस्तियां हो रही थी तो प्रेमिकाएं खूब मिल रही थी। पहली प्रेमिका महिंदर चौधरी थी, जो हिंदू सिख थी, और उसकी डेथ हो गई टीबी से। दूसरी एक और लड़की आई, वो भी किसी तरह से वो दूर हो गई। तीसरी लड़की एक ईश्वर कौर आई, वो भी अलग हो गई, वो भी उसके माता पिता ने इनकी से अलगाव करा दिया। उसके बाद चौथी अमृता प्रीतम आई, और उसके बाद सुधा मल्होत्रा, और एक खदीजा, और कई मतलब मैं इस किताब में आप पाएंगे। इस किताब में आपने अमृता प्रीतम का बड़ा लंबा चैप्टर लिखा है, और जब भी हम शायर की बात करते हैं और तो बिना अमृता प्रीतम की वो सारी कहानियाँ अधूरी रहती हैं। तो अमृता प्रीतम को लेके शायर ने जो लिखा, और अमृता प्रीतम ने शायर पर ज़्यादा लिखा, तो इसके क्या मायने हैं? कैसे देखते हैं आप उन दोनों के रिश्तों को? उस वक्त मैं इस किताब में अगर आप पाएंगे कि जो हिंदुस्तान का सामाजिक ताना बाना है वो भी किस तरह से सोच के स्तर पर आगे बढ़ रहा है, वो इसमें नज़र आएगा। मसलन पाकिस्तान की मांग उठने लगी थी, मजहबी दंगे शुरू हो गए, सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। तो साहिर और अमृता जो लोपोकी गांव में जहां इनकी पहली मुलाकात हुई, लाहौर के पास, उस गांव से दिल में प्यार तो पनपा लेकिन व्यक्त ना कर पाए। अमृता अपने
पहले विवाह से प्रीतम जो थे, जो उनके पहले पति का थे, नाम था जी। तो प्रीतम से रिश्ते में खुश नहीं थी। वो उनके पिताजी की बुआ जी के लड़के थे। तो लेकिन उनको डर लगता था कि साहिर से मैं 2 साल बड़ी हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, साहिर मुस्लिम हैं, वो उर्दू में लिखते हैं, मैं पंजाबी में लिखती हूँ। तो उस संकोच के साथ वो जीती रहीं। साहिर ये सोचते रहे कि मैं मुस्लिम हूँ, लंबा 6 फुटिया टेढ़ा मेढ़ा, चेचक के दाग सिर पे, और मैं एक 2 बच्चों की माँ को कैसे ऑफर करूँ। तो वो संकोच में वो जीते रहे, यहाँ तक कि उनकी माँ तक ने उनको लानत दिया एक अवसर पर कि तूने जो है बहुत अन्याय किया अमृता प्रीतम के साथ। और इसमें वो किस्सा भी है कि साहिर उनको बुला लेते थे और देखते रहते थे, बातें करते थे और कुछ कह नहीं पाते थे। तो ऐसा कैसा कि उस उम्र में भी ऐसा इश्क, जबकि दोनों अपने इंडिपेंडेंट थे, सब पढ़े लिखे थे, और साहिर की शादी नहीं होने का अफसोस अमृता प्रीतम को भी था, और अमृता प्रीतम की शादी अच्छी नहीं चलने का अफसोस साहिर साहब को भी था। और बीच में इमरोज भी आते हैं, तो इमरोज की क्या भूमिका रही? देखिए, बड़ा दिलचस्प त्रिकोण है ये, और इमरोज साहब तो अभी चले गए, लेकिन इस किताब के सिलसिले में इमरोज साहब के साथ मेरी कई मुलाकातें हुई, कई बार उनसे बात हुई। इमरोज जैसे साहिर से अमृता बड़ी थी, और इमरोज भी अमृता से बहुत छोटे थे, मेरा ख्याल है करीब करीब 8 साल छोटे थे। तो वो 10th में जब पढ़ रहे थे तब अमृता का पहला उपन्यास आ चुका था, डॉक्टर देव। तो दीवाने हो गए इमरोज उनके। स्कूल लाहौर की बात है, और उन्होंने एक दिन कहीं से नंबर पाया अमृता के फ़ोन का, दिल्ली का, और उन्होंने फ़ोन कर दिया। उन्होंने कहा, पूछा कौन बोल रहा है? अमृता बोल रही हूँ। बोले आप कौन बोल रहे हैं? उन्होंने कहा मैं डॉक्टर देव बोल रहा हूँ, इमरोज। तो वैसे इनका नाम था इंद्रजीत सिंह। अच्छा। तो इमरोज नाम अमृता प्रीतम ने रखा था। इमरोज का अर्थ होता है वर्तमान। तो इमरोज नाम जो है उन्होंने रखा था। तो वहाँ से इनके एक तरफा प्रेम की शुरुआत हुई। इमरोज ने मुझे कहा कि ये साहिर अपने अदब में तो बहुत ही आसमान तक पहुँच गए, अमृता प्रीतम पंजाबी अदब में बहुत आसमान तक, शिखर तक पहुँच गई, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ सके। साहिर अमृता के पास नहीं आया, अमृता साहिर के पास नहीं आई, और ये दोनों अपने अपने लिटरेचर को लिए जीते रहे। मैं अमृता को प्यार करता था और मैंने अमृता को पाया। क्या बात, बहुत सुंदर। तो बहुत अजीब सा रिश्ता था और बड़ा रूहानी सा रिश्ता था, जिसके किस्से साहिर पे जब भी बात होती है तो अमृता प्रीतम का जिक्र ज़रूर आता है, और अमृता प्रीतम ने उन पर बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरती से लिखा है। और साहिर ने भी बहुत सारी नज़में उनके बारे में लिखी हैं, जिनके बारे में सब जानते हैं। मगर हम फिल्मी दुनिया की बात करें कि शाहिर की सबसे बड़ी पहचान फिल्मों के उस बड़े गीतकार की थी, जो कई दफ़ा संगीतकारों से बड़ा हो जाता था, कई दफ़ा गीत गाने वालों से, गायकों से बड़ा हो जाता था। तो साहिर लुधियानवी का फिल्म इंडस्ट्री में जाना कैसे हुआ? देखिए, जब वो पाकिस्तान में उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया, भारत से पाकिस्तान चले गए थे वो। हाँ, जब आज़ाद हुआ तब पाकिस्तान में थे। जी जी। लेकिन उन्होंने अपने लेखन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। नतीजतन पाकिस्तान सरकार ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया, गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया, और वो चोरी से एक डकोटा विमान से, नकली नाम से, और वो दिल्ली आ गए, और उसके बाद कभी पाकिस्तान नहीं गए। तो पाकिस्तान में, चूँकि पाकिस्तान से इस बार आने के पहले एक बार और वो बम्बई जा चुके थे। उस समय बम्बई कहते थे, मुंबई नहीं कहते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। आज़ादी की राह पर एक फिल्म बन रही थी, जो उस समय देश की आज़ादी और बंटवारे के खिलाफ उसकी केंद्रित कहानी पर थी वो। तो उसमें उन्होंने गीत लिखे थे, 5 गीत लिखे थे साहिर ने। तो उसमें बड़े सराहे गए थे, मकबूलियत उनको मिली थी। तो उसके बाद जब दोबारा गए तो फिर संघर्ष करते हुए बहुत आसानी से, मुंबई देखिए एक अड़ियल घोड़ा है जी। जगजीत सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, आपने जगजीत सिंह पे बहुत सुंदर किताब लिखी है जी। तो जगजीत भी जिस तरह से शिखर पर गए, वो आसानी से उनको हासिल नहीं हुआ। मुंबई नाम के अड़ियल घोड़े ने पहले उनको दुलत्ती मार के गिराया, साहिर को भी दुलत्ती मार के गिराया। उनके जेवर बिकने की नौबत आ गई उनकी माँ के, उनको काम नहीं मिल रहा था।
उर्दू अदब में बहुत बड़ा नाम था। जी। तो फिल्मी शायर और फिल्मी गीतकार और फिल्मी प्रोड्यूसर जो कहते थे उनको कि साहिर साहब आपका नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन माफ़ कीजिए आप फिल्मों गाने के नहीं लायक लिख नहीं पाओगे। हैं, तो हम आपको फिल्म में नहीं लिखवा सकते। और ऐसे ऐसे उनको अपमानित होना पड़ा कई बार। तो वो सारी बातें साहिर के जहन में थीं। लेकिन जब एक दौर ऐसा आया, जैसे जगजीत ने सारी दुनिया को अपने इशारों पे नचाया, साहिर ने भी वही किया और उसने पूरी फिल्मी दुनिया को अपने इशारों पे नचाया। नीरज जो इतने बड़े गीतकार थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आज हम गीतकारों को जो सम्मान मिल रहा है ब्रजेश भाई, तो वो साहिर की बदौलत। इसकी भी एक कहानी है। जी, क्या वो है? वो फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे और साहिर साहब। सेंसर बोर्ड उनसे डरता था। सेंसर बोर्ड उनकी सलाह लेता था। पहले रेडियो में जो गानों का जी, तो जब वो फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, तो सचिव बने, जी। तो उसके बाद फिर वो अध्यक्ष के साथ मिलकर के आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल को मिले और उन्होंने कहा कि साहब आप जो है गायक का नाम देते हैं, संगीतकार का नाम देते हैं, फिल्म का नाम देते हैं, गीतकार का नाम नहीं देते हैं, ये तो बहुत अन्याय है। अगर गीत ना लिखे तो संगीत किस पे जाएगा? अगर गीत ना लिखे तो फिल्म के पर्दे पे गाएगा कौन? तो डीजी साहब ने कहा कि साहब ऐसा है कि हमारे पास बहुत फरमाइशी पत्र आते हैं और उन पत्रों के दबाव के चलते हम जो है, जाहिर सी बात है बड़ा बचकाना सा बहाना था। तो साहिर ने कहा कि साहब 2 पत्र अगर कम पढ़े जाएंगे तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा? एक गीतकार का नाम, एक गीतकार का नाम आ जाएगा। और तब से वो सिलसिला जो शुरू हुआ ब्रजेश भाई, तब से आज तक चल रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। और साहिर साहब को अपने हालांकि उन्होंने फिर जो फिल्में की, इसकी लगातार नाम हुआ, प्यासा के गाने तो किस कदर हिट हुए कि लाजवाब थे। और एच.डी. बर्मन के साथ वो उनकी आखिरी फिल्म थी और फिर उनके संगीतकारों से बड़े झगड़े हुए। संगीतकारों से अपने आप को वो बड़ा गीतकार मानते थे, ऐसा क्यों? देखिए, एच.डी. बर्मन साहब के साथ उनका जो है पहला जो गीत था वो भी बड़ा सुपर हिट हुआ था। लता मंगेशकर ने गाया था, ठंडी हवाएं लहरा के आएं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। एच.डी. बर्मन साहब के पास गए किसी की सिफारिश से और उस सिफारिश के आधार पर एच.डी. बर्मन साहब का एक होटल में एक कमरा बुक रहता था जो वहीं मिलते थे सबसे, बिना टाइम दिए किसी को नहीं मिलते थे। ये बिना टाइम लिए पहुंच गए और वहाँ पहुँचे तो थोड़ा सा गुस्सा आया एच.डी. बर्मन को, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो अब आप आए हो अमुक का नाम लेकर के, तो ये एक धुन है, मैं धुन आपको सुनाता हूँ। तो ठंडी हवाएं लहरा के आएँ, वो धुन। इन्होंने कहा आप रुक जाइए बर्मन साहब, ये साथ में वो धुन बजाते गए, साहिर साहब लिखते गए। और साहिर पहले गायक बनना चाहते थे। अच्छा। हाँ, तो गाते भी बहुत अच्छा थे। हाँ। तो जब हो गया तो उन्होंने बर्मन साहब से कहा कि आप सुन लीजिए। बोले लिख दिया आपने? लिख दिया, सुनाया तो बर्मन साहब ने उनको गले से लगा लिया। तो ऐसे उनकी दोस्ती शुरू हुई थी। लेकिन बाद में फिर यही बात कि भाई गीतकार बड़ा या संगीतकार, इस पर कुछ मतभेद हुए और फिर कई साल तक उन लोगों ने एक दूसरे के लिए नहीं साथ दिया, काम किया। लता मंगेशकर के साथ भी यही मसला था। लता मंगेशकर के साथ भी उनका टकराव हुआ था। जी जी। लेकिन देखिए, मैं एक बात और आपको बताऊं, 3 लोगों को मैं फिल्म इंडस्ट्री में मानता हूं कि जो अदब के नज़रिए से शिखर पे थे। एक साहिर, दूसरे शैलेंद्र और तीसरे नीरज। ये 3 लोग ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा अदबी ओहदे पर मतलब ऊपर थे वो। अब मैं एक लाइन सुनाता हूँ आपको। रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। अब इस पर आप पूरा निबंध लिखेंगे और तब जाकर के एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये तो बुरे दिन आते रहते हैं। हाँ। और जीवन में अच्छे दिन भी आएंगे। बिल्कुल। और साहिर जैसा आदमी लिख सकता है कि अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, वो सबको सन्मति दे भगवान। इस धरती का रूप ना उजड़े, प्यार की ठंडी धूप ना उजड़े। अब बताइए क्या कमाल की चीज़ है। उन्होंने लिखा, हम गमज़दा हैं, लाएं कहाँ से खुशी के गीत। बिल्कुल। देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। अब ये 2 लाइनों में जो बात उन्होंने कह दी है, वो आप अगर किसी प्रोज राइटर से कहेंगे तो कम से कम 10 पन्ने लगेंगे। नहीं, और आपकी जो किताब का जो टाइटल है, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का सोग मना ना फिजूल था,
बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। आप पढ़ेंगे तो अमृता प्रीतम से जो आखिरी मुलाकात हुई और जब इमरोज़ उनकी ज़िंदगी में दाखिल हो गए, हाँ। तो जाके ये अपनी माँ की गोद में फूट कर रो पड़े। क्या हुआ बेटा? वो अमृता ने अब शादी करने जा रही है। किससे? इमरोज़ से। वो इमरोज़ जो यहाँ पेंटर बन के आया था, जिसके लिए तुमने डॉक्टर को बुलाया था, उसकी तबीयत ख़राब थी। हाँ वही। तूने फिर गलती कर दी बेटा, एक बार फिर तेरे हाथ से आई, तेरी शादी बिछुड़ गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक शादी हैदराबाद में तय हो गई, एक शादी लखनऊ में तो एंगेजमेंट हो गया, हैदराबाद में शादी तय हो गई, हैदराबाद पहुँच गए। वहाँ करतार सिंह दुग्गल वहाँ के आकाशवाणी केंद्र के डायरेक्टर थे, उनके घर शादी होनी थी, निकाह पढ़ा जाना था। और जिस दिन निकाह पढ़ा जाना था उसी दिन कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि अब वो बहुत लंबी कहानी है। मगर आप बताइए, साहिर के बाद हम लोग को उनके जाने के 46 साल बाद आपने किताब लिखी है, साहिर के जाने के बाद फिर कोई ऐसा गीतकार क्यों अब दिखता नहीं है दूर दूर तक? देखिए, किसी भी रचनाकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो आसपास का जो समाज है, जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, वो जो महसूस करता है। आज हम एक आज़ाद हिंदुस्तान में हैं। आज आज़ाद और विकसित हिंदुस्तान की जो प्राथमिकताएं हैं वो अलग हैं, लेकिन संघर्ष और जुल्म की जो ज़मीन साहिर ने देखी, जो शैलेंद्र ने देखी, जो नीरज ने देखी, जो उस दौर के तमाम रचनाकारों ने देखी, वो आज के लोगों ने नहीं देखी। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आज अच्छा नहीं लिखा जा रहा है। लिखा जा रहा है, लेकिन जो महसूस करने की जो एक ताकत होती है वो शायद आज उस तरह से नहीं है, क्योंकि दिमाग बढ़ जाता है फ़ोन में, मोबाइल में, इंटरनेट में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो वो गहराई इसलिए नहीं है। बिल्कुल। सबसे आखिर में आपको यही सवाल पूछूंगा, हालांकि इतनी सुंदर किताब है, करीब 400 पन्नों की, आपने बहुत खूब मेहनत की है, खूब रिसर्च और संदर्भ जुटाया हुआ है, बहुत आसान भाषा में लिखी है। हाँ, आपकी भाषा में गजब रवानगी है जो पत्रकार की भाषा में होती है कि पढ़ते जाओ। मैंने पहली बार में बैठ के 50 पन्ने पढ़ लिए, मुझे बाद में लगा इतना लंबा पढ़ लिया, मगर निश्चित ही बहुत सुंदर किताब है और हम सब चाहेंगे कि सब लोग उस किताब को ज़रूर पसंद करें। और आखिरी में एक सवाल ये है कि आपको साहिर का कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है? जो शीर्षक है। तो क्योंकि ये जिंदगी का फलसफा है। हाँ, ये जिंदगी का फलसफा है। आदमी के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। और आज का जो दौर है उसके लिए उन्होंने बहुत सुंदर लाइनें लिखी थी जो अचानक मेरे हाथ में आ गई। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो इसी सब बातों के साथ, इन्हीं सुंदर पंक्तियों के साथ मैं इस बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। रईस जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई जो आपने इतनी सुंदर किताब हमारे सामने लाए। पिछली दफ़ा आप यहाँ आए थे तब जगजीत सिंह पे आपकी किताब आई थी, और इस दफ़ा हम साहिर साहब पे लाए हैं, साहिर लुधियानवी पे, जो हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार रहे हैं। और उम्मीद करते हैं जल्दी आपको अच्छी किताब फिर ऐसी लाएंगे और आपको फिर यहाँ पर बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजेश बादल, जिन्होंने बहुत सुंदर किताब लिखी है साहिर साहब पे, और अगली दफ़ा फिर ऐसे ही किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाई जाएगी टॉक टाइम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।